because you are going to learn something or many things today. Let's start today's event with Mind Game session, in which Mr. J.D. Soni sir is gonna tell you about Uniform Civil Code. So you all audience and request you to pay attention and to be involved. आप सभी से निवेदन है कि एक बार जोरदार स्वागत करें। Am I audible? Yes, sir. सबसे पहले अमित जी बुढ़ानिया का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने युवा लोगों से मुखातिब होने का मौका मिला। एबी प्लस टीवी फाउंडेशन जो सोशल सेक्टर में इतना काम कर रहा है, एक्टिविटीज देख के अच्छा लग रहा है कि सीकर में सोशल कंसर्न को लेके कोई एक संस्था लगातार सक्रिय है। मुझे भी कई बार इनके कार्यक्रमों में शरीक होने का मौका मिला और एक्टिविटीज देख के बहुत अच्छा लगा। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने से पहले हमें थोड़ा सा समझना होगा अबाउट मैकेनिज्म ऑफ मेकिंग इंडिया। यदि हम ये नहीं समझेंगे कि जिस राष्ट्र के लिए, जिस देश के लिए हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की आज बात कर रहे हैं, उस देश का निर्माण कैसे हुआ है। I am taking you long back in the ancient era. You know very well that this is a place where we can observe the traces of Indus Valley civilization. हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके हमें यहाँ एविडेंस मिलते हैं और ये तथ्य प्रमाणित है कि यहाँ पर आज से करीब 5 से 7 हजार वर्षों पहले एक अर्बन सिविलाइजेशन देखने को मिलती थी। ठीक है, उसी समय हमें ऐसे भी एविडेंस मिलते हैं कि ये जो हमारा नदन पार्ट है, इंडस वैली के साथ साथ का पार्ट है जो मॉडर्न सिविलाइजेशन के अंतर्गत था, उसके साथ साथ हमारे भारत के जो दूसरे क्षेत्र है वहां पर भी हमें बहुत सारे कबीले देखने को मिलते थे। द्रविडियन ग्रुप था पूरा। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि उस समय से ही भारत की यदि भूमि देखें, हम यदि भारतीय उपमहाद्वीप को देखें, मैं भारतीय उपमहाद्वीप या इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप यदि नेचुरल बाउंड्रीज देखोगे तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट जिसमें आज बांग्लादेश भी है, जिसमें नेपाल भी है, जिसमें पाकिस्तान भी है, जिसमें हम लोग भी हैं, इंडिया भी है, इन सब में बहुत सारी कल्चरल सिमिलरिटीज हैं। और इसीलिए हम जब बात करते हैं कल्चरल मोजाइक की, कल्चरल फ्रेमिंग की और कल्चरल शेपिंग की, तो हम इस बात को भूल नहीं सकते कि ये जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है ये एक तरफ जो हिमालयाज हैं, हिमालयाज के साथ साथ जो सुलेमान गिरथर रेंजेस आती है उनसे अलग हो जाता है, यूरेशिया के दूसरे भागों से। और यदि आप नीचे देखते हो तो विशाल समुद्र है। आज की तारीख में जब ट्रांसपोर्टेशन रेवोल्यूशन में हम जी रहे हैं, ये बहुत आसान है इस ग्लोबल वर्ल्ड में, ग्लोबलाइजेशन में, कि पूरी दुनिया के जो भिन्न भिन्न कोने हैं वो आपस में बहुत वेल कनेक्टेड हैं। लेकिन आज से हजारों साल पहले हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो वो जो आइसोलेशन था, जो डिस्कनेक्ट था इस पार्ट का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, उस आइसोलेशन से क्या हुआ कि इस पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक यूनिक आइडेंटिटी डेवलप हुई। एंड दैट इज द आइडेंटिटी व्हिच इज मेकिंग वी पीपल डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो वो जो शुरुआत हुई, उस शुरुआत से ही देखो हम ये देख रहे हैं एंशियंट टाइम से ही कि हमारे यहाँ एक तरफ अर्बन सिविलाइजेशन है और दूसरी तरफ हमारे यहाँ कबीलाई समाज है। ठीक है, यहां से डाइवर्सिटी की आप जो हमारे यहाँ बीजारोपण है उसको आप देखिए भारतीय समाज के अंदर। उसके बाद आप देखिए जैसे जैसे आप एंशियंट पीरियड में आगे बढ़ते हो, आपने सुना होगा शक के बारे में, हूणों के बारे में, जिनके आक्रमण हमारे यहाँ पर हुए थे। सेंट्रल एशिया में क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन था और उस क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन के कारण ये ट्राइबल कम्युनिटीज जो थी, क्योंकि इनके एरियाज जो थे उनके पास जो बेसिकली ये डोमेन्स थे और ये इनकी जो डिपेंडेंसी थी वो हर्डिंग पे थी, इनके पास बड़े बड़े पशुओं की झुंड हुआ करते थे। और जब हार्श क्लाइमेट से वो सब सूखने लगा तो ये पेरिफेरल एरियाज में जाने लगे और उसी के तहत उनके आक्रमण भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रों में भी हुए थे। ठीक है, तो इस एरिया में वो लोग उन्होंने आक्रमण किए
उनके हमारे यहाँ के जो स्थानीय शासक थे उनके साथ में युद्ध हुए। लेकिन कमाल की बात यह है, वहीं से देखिए कि जो लोग इस तरह भारत आए वो धीरे धीरे भारतीय समाज का हिस्सा बनते गए, और उसी ने भारतीय समाज में डाइवर्सिटी को और ज्यादा तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ पर जो मिडिवल पीरियड है उसमें हम सब जानते हैं ना कि दो तरह के राज हम देखने को मिलते हैं, एक सल्तनत काल और एक हमें मिलता है मुगल पीरियड। ये दोनों ही लोग भारतीय नहीं थे, ये दोनों ही लोग भारत से बाहर से यहाँ आए, लेकिन ये लोग बाद में भारत में ही बस गए, वापस नहीं गए, है ना। आप यदि गौरी को छोड़ दो, गजनी को छोड़ दो, उस पीरियड में जो लूटने के लिए आए और लूट के चले जाते थे, इनका यदि आप देखते हो स्वरूप और उनका स्वरूप देखते हो तो दोनों में भिन्नता है। अब वो जब भारत के अंदर समाज के अंदर घुल मिल गए, यहीं पे रहने लगे और वो हमारे समाज का हिस्सा बन गए, तो हमारे समाज में और डाइवर्सिटी है। हमने उनसे कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस ली, उन्होंने हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किए, ठीक है। फिर देखिए धीरे धीरे बाद में जब हम मॉडर्न एरा देखते हैं तो मॉडर्न एरा में विशेष तौर पे ब्रिटिशर्स की यदि आप बात करें तो वो भी गजनी और गौरी की तरह ही थे। उनका भी मकसद था भारत को लूटना और भारत के जो आर्थिक संसाधनों का दोहन करके और लौट जाना। हो सकता है लौट जाना मकसद ना हो, लेकिन लौटना पड़ा, ठीक है। अब आप यदि एंशिएंट एरा से लेके और आज तक यदि आप भारतीय समाज को देखते हो तो स्पष्ट होता है कि कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए हैं कि भारतीय समाज की रचना ही इस तरह हुई है कि इसमें विविधता होना स्वाभाविक है। अब इस विविधता वाले देश में जिसकी जनसंख्या में कास्ट को लेके, क्रीड को लेके, रिलीजन को लेके, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस को लेके यदि इतनी डाइवर्सिटी है, तो ऐसे कंट्री और उनके सिटीजन्स के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की यदि बात की जाए तो वो कहां तक सही है। और आपको पता होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 के अंदर, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात की गई है। आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 डील करते हैं उस पूरे से, और उसी में एक आता है आर्टिकल 44 दैट इज पर्टेनिंग विद और डीलिंग विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। तो इस मुद्दे को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है जहां तक मैं समझता हूं, लेकिन कितना डेलिकेट बैलेंस हमें बनाना है हमारी सोसाइटी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ और हमारी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव विल के साथ, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंतर्गत हमारी ड्यूटी बनती है, स्टेट की ड्यूटी बनती है, प्रमोशन ऑफ the sections of the society which are not getting due fruits of development. Even till date, जब हमें 75 साल हमें आजाद हुए हो गए हैं, उसके बाद भी एक सेक्शन है हमारे समाज का जिसको हम उस मेन स्ट्रीम में नहीं ला पाए, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में एक ड्यूटी हमारी वो बनती है, और दूसरी ड्यूटी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हमारी ये भी बनती है, प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी, ठीक है। वो भी हमारी ड्यूटी है कि हमारा जो देश है, ठीक है, वो एक सशक्त देश के रूप में लगातार मजबूत होता रहे, है ना। और इसी में ये ड्यूटी बनती है, आपने सुना होगा 3 चैप्टर्स हैं जब हम पार्ट 4 की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में। एक चैप्टर है दैट इज डीलिंग विद सोशल एंड इकोनॉमिक चार्टर। आपने पढ़ा है ना सबने कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि सब लोग आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो। जो सोशल एंड इकोनॉमिक चार्टर की जब हम बात करते हैं तो स्टेट की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सोशली जस्ट, है ना, और इकोनॉमिकली जस्ट सोसाइटी की ओर आगे बढ़े। इसका मतलब क्या हुआ कि हम पूरे भारतीय समाज के लिए सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की स्थिति को बनाए, है ना, जिसमें हमारे भारत का प्रत्येक नागरिक जो है ना, वो न्यायोचित स्थिति महसूस करे अपने लिए, है ना, न्यायोचित स्थान महसूस करे अपने लिए, अवसरों की समानता हो, ठीक है, और संसाधनों तक पहुंच जो है वो सबके बराबर। क्यों बताइए, क्या इस दिशा में हमारे समाज में कदम नहीं उठाए गए हैं? उठाए गए ना, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में काम करना ये हमारे जो हमारी सरकार है, हमारा स्टेट है, स्टेट का मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हमारे देश से है ना, तो ये हमारे स्टेट की ड्यूटी है। और हमारे स्टेट में इस तरह के बहुत सारे प्रोविजंस आए हैं
जिन प्रोविजंस के तहत हमने सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में खूब कदम उठाए। जो सेकंड चार्टर है दैट इज आल्सो पर्टेनिंग विद द सोशल सिक्योरिटी, है ना। ये चार्टर पार्ट 4 के 3 चार्टर उसमें से बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो जो सेकंड चार्टर है विच इज डीलिंग विद सोशल सिक्योरिटी, उसके तहत देखो हमारे यहाँ राइट टू एजुकेशन आया ना, ठीक है, हमारे यहाँ राइट टू हेल्थ की बात हो रही है ना, और उस दिशा में काम हो रहा है। हमारे यहाँ भी आप देख रहे हो राजस्थान के अंदर भी बहुत सारी हेल्थ को लेके पिछले सालों में थोड़ा सा एग्रेसिव हुआ है ना मूवमेंट, और वो होगा, पूरे देश में होगा वो, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ हम सोशली जस्ट और इकोनॉमिकली जस्ट सोसाइटी बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट के लिए डायरेक्टिव्स है ना, और दूसरी तरफ हम सोशल सिक्योरिटी की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरा जो चार्टर है दैट इज डीलिंग विद कम्युनिटी वेलफेयर, ठीक है। जो भी हमारा समाज है, जो कम्युनिटी है, जो हमारे देश के लोग हैं, उनके जो समुदाय हैं, उनका कल्याण। और कम्युनिटी वेलफेयर में बात आती है यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए कितनी सारी बात हमने क्यों की, क्योंकि उसके बिना तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं समझ सकते ना। हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है या नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, उसको तो हम तभी समझेंगे ना जब हम इन सबको समझेंगे। अब देखिए इतना जानने के बाद आप थोड़ा सा हम हिस्ट्री की बात करते हैं कि जब भारत आजाद हुआ और हो रहा था, उस समय बहुत सारे काम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चल रहे थे, ठीक है। अम्बेडकर और नेहरू की कई डिबेट्स आप ऑनलाइन देख सकते हैं, आजकल यूट्यूब के ऊपर सब कुछ है। यदि आपको डिबेट यदि आपको विजुअल नहीं मिलेगी तो आपको उसके रिटन डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। और इसी तरह जो हिंदू कोड बिल है उसके ऊपर भी काफी डिबेट हुई। अब आप देखिए जैसे हिंदू कोड बिल है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, तो ये सब चीजें कैसे आई, है ना, इसको समझिए। जब इतना ज्यादा डाइवर्सिटी थी हमारे कंट्री के अंदर, ठीक है, तो इस डाइवर्सिटी को एड्रेस करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारी सोसाइटी के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जिसमें हम ये उम्मीद करें कि हमारी सोसाइटी लॉफुल तरीके से रहेगी और हम लोग जो है वो एक लॉ के अंतर्गत बिहेवियर करेंगे। क्यों? एक कॉन्स्टिट्यूशन इसी के लिए तो लाया जाता है ना। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में 2 पार्ट हो गए, एक पार्ट हो गया लॉ जो सिटीजन्स के ऊपर लागू होता है, ठीक है, और उसमें से एक छोटा सा दायरा निकल के अलग हो गया पर्सनल लॉज का, है ना, ठीक है। तो उस उतने क्षेत्र में जहां पर्सनल लॉ की बात होगी वहां पर लॉ के प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। क्यों? बात सही है या नहीं है? और अब ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है वो ये आ रही है कि इन पर्सनल लॉज में से जो चीजें ऐसी है ना, जो पूरे समाज के कल्याण से संबंधित है, उनको आप यूनिफॉर्म सिविल कोड में लाकर लॉ का हिस्सा बना दीजिए। क्यों? यही बात चल रही है ना, ठीक है। आपको पता होगा 1995 में, है ना, कुछ केस स्टडीज है जो मुझे देखनी पड़ेगी। 1995 में सरना मुद्गल केस हुआ था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, दर्बन प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव, उनको इस बात के लिए निर्देशित किया था कि भाई आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 44 में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है उसके ऊपर काम करें, ठीक है। इसका मतलब कि बार बार हमारा जो कोर्ट है ना, वो बार बार स्टेट को रिमाइंड करवा रहा है कि वी नीड सम प्रोविजंस, ठीक है, जिसमें सारे लोगों के साथ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एक जैसा बिहेवियर हो। अब उन्होंने कहा कि देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जैसे मैरिज, अब आप मैरिज को रिलीजन से मत जोड़िए। क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ कि बहुत सारे केसेस कोर्ट में इस तरह के पहुंचे कि एक हिंदू कपल है, उसने शादी कर ली। अब हिंदू कपल में अक्सर ऐसा हुआ कि मेल जो पार्टनर था, हस्बैंड था, उसने क्या किया, सेकंड मैरिज में गया, ठीक है, विदाउट डिसोनिंग द फर्स्ट मैरिज, विदाउट डाइवोर्स। अब जब वो सेकंड मैरिज में जा रहा है तो उसने क्या किया, अपने बचाव के लिए रिलीजन चेंज कर लिया, ठीक है, वो मुस्लिम फोल्ड में आ गया।
ठीक है। और जो महिला थी, यदि वो मुस्लिम थी तो ठीक है, कि हिंदू थी तो उसको भी मुस्लिम फोल्ड में ले लिया, तो इस तरह से तो बच गया ना, ठीक है। अब बाइबिल जो है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अपराध है, ठीक है, और हिंदू के लिए था कि भाई वो उसके लिए एक बीवी का कॉन्सेप्ट लागू होता है, तो वो उसने क्या किया, ये एक गलत रास्ता अपनाकर और मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत आ गया। वो जैसे उसने मुस्लिम धर्म ग्रहण किया और 4 पत्नी रखने का अधिकार जो है वो उसको मिल गया, ठीक है। जब ये कोर्ट में गए केसेस, एक नहीं, आई कैन गिव यू द लिस्ट ऑफ केसेस। मैं कल रात को यही कर रहा था कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात करनी है तो चलो पढ़ा जाए 2-3 घंटे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है क्या है। जनरल जानकारी तो हमें सबको होती है, लेकिन जब आपको बोलना होता है तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ठीक है। तो उस केस में फिर क्या, कोर्ट ने उसको बड़ा सीरियस लिया और कोर्ट ने कहा नहीं, मैरिज इंस्टीट्यूशंस के साथ में ये मजाक नहीं हो सकती, है ना। तो जैसे उन्होंने कहा ना कि कुछ प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी ये है कि कल्चरल प्रैक्टिसेस जो हम फॉलो करते हैं उसके राइट्स और रिचुअल्स हमें है, आज भी है, और वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में नहीं आते। यदि कोई आदमी ये कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से हमारी सोसाइटी की डाइवर्सिटी को पूरी तरह खतरा है, तो वो आपको गुमराह कर रहा है ना। हमारे पास में जो हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस से हमें इंटैक्ट रहने के लिए जो प्रोविजंस हैं वो उसके बावजूद में रहेंगे। बात ये है कि कुछ ऐसे इश्यूज है ना जो कॉमन ह्यूमन वेलबींग और वेलफेयर से जुड़े हुए हैं, उनको आप वहां से निकाल कर और यहां ले आइए, ठीक है। अब इसके ऊपर आप ये मत सोचिए कि भारत के आजाद होने के बाद इस पर काम हुआ नहीं। बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इंटरवीन करके और पर्सनल लॉ से जुड़ी हुई चीजों को लॉ के अंदर लेके आए। इसका रीसेंट एग्जांपल 3 तलाक है, जो इसका सबसे रीसेंट एग्जांपल है 3 तलाक है। आज की तारीख में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में बहुत सारे स्टेप हमारी जो सुप्रीम कोर्ट और हमारी हाई कोर्ट्स के अंदर ले चुके हैं और वो प्रोविजंस अब हमारे लिए लॉ के हिस्से बन गए हैं। अब मैं बार बार बोल रहा हूं कि वो लॉ के हिस्से बन गए हैं, उसका मायना क्या है। देखो, जब कोई चीजें पर्सनल लॉ से लॉ में आ जाएगी ना, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन सारे हिंदुस्तान के नागरिकों पर एक जैसे लागू होगी, ठीक है। तो अब वो चीजें धीरे धीरे इस दायरे में आने लगी है। आपको पता होगा हाल ही में कुछ ही समय पहले, कुछ वर्षों पहले फिर सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको इस बात की ओर निर्देशित किया है कि भाई आर्टिकल 44 की दिशा में हमने कितनी प्रोग्रेस की और हमें उस दिशा में काम करना चाहिए। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसमें भारतीय नागरिकों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत लॉ का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ठीक है। अब जब हम इस एनवायरनमेंट को देखते हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं इसके। एक कुलदीप सिंह और आरएम सहाय की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट में, उसका भी वर्डिक्ट था और उसने कहा कि मैरिज, सक्सेशन और लिटिल मैटर्स आर ऑफ सेक्युलर नेचर, देयरफॉर दे कैन बी रेगुलेटेड बाय लॉ। अब उन्होंने साफ कहा कि देखो भाई, एक तो उत्तराधिकार, एक विवाह और ऐसे कई छोटे छोटे मुद्दे जो सेक्युलर नेचर रखते हैं, आप उनको ये अलग अलग जो लॉज बने हुए, पर्सनल लॉज बने हैं, पूरे बाहर निकाल के यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में लाइए, ताकि हम कॉमन मैन जो है उसके वेलफेयर को सुनिश्चित कर पाए। इसी तरह कुछ केसेस हुए, क्योंकि केसेस याद रखना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, तो उनको सिर्फ मैं लिस्ट आउट करके लाया। ये केस था प्रगति वर्गीस और सिरिल जॉर्ज वर्गीस का। अब इसमें क्या था कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसके लिए एक थोड़ी सी सैंक्टिटी थी, जिसमें ये था कि यदि डाइवोर्स से पहले महिला ये साबित करे कि उसके साथ में ऐसा एनवायरनमेंट जहां एट्रोसिटीज उसको झेलनी पड़ रही है, यदि वो ऐसा साबित नहीं कर पाती है तो फिर वो डाइवोर्स की एप्लीकेशन उनकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो फिर क्या किया, कोर्ट ने जजमेंट दिया कुलदीप सिंह की बेंच, सॉरी इसकी सुप्रीम कोर्ट की, बॉम्बे हाई कोर्ट की फुल बेंच थी, और उसने जजमेंट दिया और उसने सेक्शन 10 जो है आईपीसी का उसको हटा, ठीक है, उसको हटा के और फिर कहीं ना कहीं इंडियन डाइवोर्स कोड का है सेक्शन 10,
उसको हटाया और कहीं ना कहीं फिर उस कम्युनिटी की जो महिलाएं थी उनको बराबरी के अधिकार देने की तरफ एक कदम उठाया। ये छोटे छोटे कदम हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनने से पहले हमारे देश के अंदर उस दिशा के अंदर जजमेंट आते गए। आज यदि हम अचानक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो ये कोई बहुत ज्यादा ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको हम पहली बार देख रहे हैं। आजादी के बाद लगातार ये बातें हमारे सामने आ रही है। ये अलग बात है कि धीरे धीरे ये बात मैच्योर होने लगी कि अब हमें वेट नहीं करना चाहिए, हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जबरदस्त बात यह कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहुत सारे प्रोविजंस हम अपना चुके हैं, अब ये चीजें पॉलिटिकल ज्यादा रह गई है ना। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को हमें इस तरह अपनाना चाहिए कि हमारी डाइवर्स सोसाइटी में कोई ऐसे मुद्दे निकल कर ना आए जो हमारे अंदर डिविजन्स पैदा कर दें। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हमारी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो एसटी कम्युनिटीज है, ठीक है, अब उनके तरह तरह के विवाह हैं। आपने यदि पढ़ा हो कभी एसटी कम्युनिटी के बारे में, बहुत सारे तरह, और वो सारे के सारे विवाह जो है उनको, क्योंकि वो कल्चरल आइडेंटिटी से जुड़े हुए हैं, हम उन सबको सैंक्शन देते हैं। हमारा कोर्ट उन सबको सैंक्शन देता है, हमारा लॉ उन सबको सैंक्शन देता है। देखा है ना। अब क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाकर और क्या मैरिज को यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में लाकर हम उन जो प्रैक्टिसेस है क्या उनके साथ तो छेड़छाड़ नहीं करेंगे? यदि वो कम्युनिटी वोकल हो गई, एग्रेसिव हो गई, अपने कल्चरल आइडेंटिटी के बारे में बात करने लगी, उसको इंटैक्ट कर बनाए रखने की बात करने लगी, तो हमारे पास उसके क्या आंसर्स होंगे? इन सब की तैयारी हमें जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो लक्ष्य है वो बड़ा स्पष्ट है। वो लक्ष्य है कि हमारी सोसाइटी के प्रत्येक सेक्शन का वेलफेयर, तो बेसिकली वही लक्ष्य पूरा होना चाहिए। ये नहीं हो कि वेलफेयर के बजाय हम डिविजिव प्रैक्टिसेस की तरफ बढ़ जाए, वरना तो फिर जिस जो एक नोबल ऑब्जेक्टिव हम लेके चल रहे हैं हम उससे डिरेल हो जाएंगे, और हम उससे डिरेल हो जाएंगे तो फिर वो तो हमारे लिए एक समस्या का सबब बन जाएगा। और हमें समस्या जनरेट नहीं करनी, बल्कि हमें हमारी सोसाइटी के लिए और बेहतर एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। ठीक है, तो जिस तरह से अभी हमने देखा कि 3 तलाक की बात आई, बहुत सारी बार हमें लगा कि यार ये इशू कहीं हमारे यहाँ पर हमारे समाज में आग नहीं लगा दे, लेकिन हर आदमी ये समझता था कि भाई महिला जो है ना, वो चाहे किसी भी धर्म की हो, उसको भी उतना ही तो अधिकार है जितना दूसरे धर्म की महिलाओं को और तमाम पुरुषों को है। तो बात होनी चाहिए। क्यों? हर संवेदनशील व्यक्ति ये मानता था कि बात होनी चाहिए। बात हुई और बात बहुत शांति से सॉल्व भी हो गई, बहुत शांति से जो है वो चीजें जो है एक्सेप्ट कर ली गई। ठीक इसी प्रकार हमें होमवर्क करके और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करनी चाहिए, हमें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम ऐसे प्रोविजंस जिनका कोई मतलब नहीं है कास्ट, क्रीड, रिलीजन से, जो बेसिकली बाय नेचर सेक्युलर है, उनको हम उस दायरे में ले आए और हम उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना लें, लॉ का हिस्सा बना लें, ताकि हमारे जितने भी नागरिक हैं भारत के, उन सबको उसके अंतर्गत संरक्षण मिल सके और सबके लिए बराबरी की स्थिति हो। उसके साथ साथ जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको हम मेंटेन करने की दिशा में भी लगातार काम करते रहें, ताकि भारत के समाज का प्रत्येक वर्ग ये महसूस करे कि इस तरह के रिफॉर्म्स लाके हम किसी भी समुदाय के साथ उसकी आइडेंटिटी को क्रैश करने या सुपरसीड करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम भारत के समाज के प्रत्येक नागरिक के लिए एक खुशनुमा माहौल, एक जस्ट एनवायरनमेंट, न्यायोचित माहौल लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम हमारे जो भारतीय नागरिक हैं, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी वर्ग से हो, किसी भी धर्म से हो, उन सब के कल्याण के लिए काम कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अवसर लिया। बेसिकली आई एम अ जोग्राफर, but
दिस इज अ टॉपिक ऑफ कॉमन कंसर्न। ये एक कॉमन कंसर्न का टॉपिक था। पहले भी न्यूज़पेपर्स में इसके बारे में पढ़ता रहा हूँ, तो जैसे ही अमित जी ने कहा तो मुझे अच्छा लगा कि द टॉपिक इज नॉट कंसर्न विद माय पर्सनल डोमेन, ज्योग्राफी से रिलेटेड नहीं, क्योंकि जब ज्योग्राफी से रिलेटेड नहीं होता तो टॉपिक देखना पड़ता है, और जब टॉपिक देखना पड़ता है तो आपको अच्छा लगता है कि चलो यार आपने 1-2 घंटे थोड़ा सा मशक्कत की, कुछ और नया सीखा। तो अच्छा लगा आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट करके, एंड इन फ्यूचर ऑल्सो वी विल कीप ऑन टॉकिंग टू ईच अदर। हम लोग लगातार बात करते रहेंगे, लगातार मिलते रहेंगे, जब जब अमित जी हमें गुरु होने का मौका देंगे।